अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद हुसैन हूँ। आज सिंध हाई कोर्ट से जो बहुत ही अहम तरीन ख़बरें हैं वो आपकी खिदमत में सामने रखूँगा। स्कूलों की मुसलसल बंदिश का मामला सिंध हाई कोर्ट बाकायदा तौर पर पहुँच गया है। इसके अलावा जो लापता अफराद थे, कई साल से लापता थे, उनकी जो बाजियाबी के जो इम्कानात हैं वो ज़्यादा रोशन हो चुके हैं, क्योंकि आज मज़ीद कुछ जो जो अफराद लापता थे उनका सुराग लगाया गया है। और इसके अलावा एक और बड़ी और अहम तरीन जो ख़बर है कि सिंध के जो 30 अजला में या मुख्तलिफ़ अजला में जो ऑयल एंड गैस निकलता है, मुख्तलिफ जो तरक्याती कंपनियाँ या मुख्तलिफ जो गैस फील्ड पर जो काम करने वाली कंपनियाँ हैं, अब वो गैस निकालती हैं, तो उसके बाद फिर उनसे आने वाली जो आमदन है वो कहाँ खर्च होती है। इससे पहले भी तफसीलात बताई थी, लेकिन मज़ीद आज अदालत ने जो सवालात उठाए हैं उनके ऊपर वो आपके सामने रखने, और ख़ास तौर पर जो सूबे में करप्ट अफराद हैं, अनासिर हैं, अफसरान हैं, उनके खिलाफ सिंध हाई कोर्ट ने हुक्म दिया था, लेकिन सिंध हुकूमत जो है मुसलसल उनको जो है वो शेल्टर फराहम कर रही है। करप्शन के रेफरेंसेस दायर होने के बावजूद उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही, बल्कि उनको आज तक वो ओहदों पर कायम है। उसके हवाले से भी एक अहम तरीन एक चीज़ सामने आई है, जिसमें वो मैंने आपके सामने रखनी है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि सिंध के जो तालीमी इदारे हैं उनकी बंदिश का मामला जो है वो बाकायदा तौर पर अब अदालत जहाँ पहुँचा है, क्योंकि तालीमी इदारों के जो मुख्तलिफ जो वाबस्ता लोग थे उन्होंने एहतजाजी मुजाहरे भी किए, लेकिन उसके बावजूद अब भी 50-50 जो है वो चीज़ें कुछ सामने आई हैं। हुकूमत की जानिब से वाज़ेह तौर पर जो है अहकामात सामने नहीं आ सके कि सूबे में जो तालीमी इदारों की बंदिश है उनको कब तक खोला जाएगा। आज जो है ह्यूमन राइट्स लायर फोरम है, उनकी जानिब से बाकायदा तौर पर सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई, जिसमें कहा गया है कि जो निजी स्कूल्स हैं जो उसमें तालीम दी जाती है, तलबा तालिबात जो है वो ज़ेर तालीम होते हैं, तमाम इदारों को खुला रखा गया है, खोल दिया गया है और SOPs के साथ, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ जो है तालीमी इदारे जो है बंद हैं। और उनका कहना है कि तालीमी इदारों को जिस तरह बंदिश का सामना है उसकी वजह से सूबे भर में जो बच्चे हैं जो ज़ेर तालीम है उनकी तालीम को काफ़ी जो है नुकसान उठाना पड़ रहा है, काफ़ी परेशानी का सामना है। हुकूमत को हुक्म दिया जाए कि SOPs के साथ जो है वो बाकायदा तौर पर बच्चों की तालीम की उनको कहा है कि इजाज़त दी जाए, जिस पर अदालत ने नोटिस जारी किए हैं। चीफ सेक्रेटरी से सेक्रेटरी एजुकेशन और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए आइंदा समाअत पर जवाब तलब किया है, तफसीलात तलब की हैं कि अब तक जो है स्कूल जो है वो अब तक क्यों बंद रखे गए हैं और उनको SOPs के साथ जो है वो क्यों नहीं खोला जा रहा, उसकी मुकम्मल तफसीलात अदालत ने पेश करने का हुक्म दिया है। इसके अलावा जो लापता अफराद की बाज़ाबी है वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमेशा मैं उस पर नज़र रखता हूँ, कोशिश करता हूँ कि जो भी पेशरफ्त होती है वो आप सब तक पहुँचाऊँ, क्योंकि डे वन से मैंने ख़ास तौर पर ज़ाती दिलचस्पी लेकर इन मामलात को हाईलाइट करने की कोशिश की। तो आज ख़ास तौर पर तो 6-7 अफराद की बाजाबी से मुताल्लिक़ जस्टिस सलाउद्दीन पंवर साहब की अदालत में केसेस ज़ेर समाअत थे। एडिशनल अटारनी जनरल जो काशिफ पराचा साहब हैं वो पेश हुए, रेंजेस के प्रोसिक्यूटर हबीब अहमद साहब पेश हुए, इसके अलावा पुलिस के मुख्तलिफ जो रैंक के तफ्तीशी अफसरान और जो एहलकार और अफसरान थे वो पेश हुए और रिपोर्ट्स ख़ास तौर पर पेश की गई। इसमें एक शहरी फुरकान जो कि न्यू कराची से लापता है, उसके भाई नदीम खान जो है आज अदालत में पेश हुए, और उनकी वालदा भी जो है वो कमरा अदालत में मौजूद थी, जो मुसलसल दुहाइयाँ देती रही और उसके बाद फिर वो अहो बका करती रही कि उनके जो 7 साल से बेटा लापता है आज तक उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही। और उस पर ख़ास तौर पर फ़ौज से जो मावनत या मदद लेने की अपील की गई MQM के कारकुनान की जानिब से कि उनका जो भाई लापता है, जो दीगर इदारे जो काम करते हैं वो सिर्फ कागज़ी कार्रवाई करते हैं, आफत या सैलाब या और भी जो मुल्क में वबा आती है तो उससे निपटने के लिए भी तो फ़ौज से मदद ली जाती है। तो अब लापता अफराद के मामले पर भी फ़ौज से मदद ली जाए, क्योंकि पुलिस और जो दीगर इदारे उनसे उनका कहना है कि वो मायूस हो चुके हैं, अब तक उस पर जो है वो कार्रवाई नहीं हो पा रही है, जिस पर काफ़ी परेशानी का उन्होंने इजहार भी किया। उनका कहना था कि रेंजर्स ने 7 साल पहले जो है उनके भाई को हिरासत में लिया था और उसके बाद फिर अब तक जो है वो कार्रवाई सामने नहीं आ सकी। जस्टिस सलाउद्दीन पंवर साहब ने उनसे पूछा कि जो फुरकान है, जो लापता शहरी हैं, वो किस जमात से, किस तंजीम से ताल्लुक़ रखते थे। तो उनके भाई ने बताया कि वो उनका ताल्लुक़ MQM के साथ था, लेकिन आज तक उनका पुलिस की जानिब से कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है अदालत में पेश नहीं किया गया। रेंजर्स के प्रोसिक्यूटर हबीब अहमद साहब की जानिब से बताया गया अदालत को कि जो किसी को अगर तफ्तीश की घर से रेंजर्स हिरासत में लेती है तो 3 से 4 दिन में तफ्तीश मुकम्मल करके मुतल्लिका जो एजेंसीज़ हैं, इदारे हैं, यानी कि पुलिस और दीगर जो जिनको प्रोसिक्यूट करना होता है वो उनके हवाले कर दिया जाता है। लेकिन 7 साल तक हम ना तो किसी को खाना खिला सकते हैं, ना ही किसी को रख सकते हैं, बड़ा ज़िम्मेदारी वाला काम होता है। तो हमने ना
فرقان اور دیگر جن شہریوں کے بارے میں الزام لگائے جاتے ہیں رینجرز نے ان کو جو ہے وہ حراست میں نہیں لیا۔ اب عدالت نے اس میں کافی برہمی کا اظہار بھی کیا اور کافی سوالات بھی اٹھائے، اور عدالت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جو شہری فرقان ہے اس کا شناختی کارڈ جو ہے، قومی شناختی کارڈ جو ہے بلاک کیا جائے، اور اس کے بعد پھر ان جو گزشتہ 7 سال کے دوران یہ شناختی کارڈ کہاں کہاں استعمال ہوا ہے اس کی بھی تفصیلات عدالت نے کہا کہ نادرہ سے جا کر تفتیشی افسر جو ہے وہ حاصل کریں اور آئندہ سماعت پر پیش رفت رپورٹ جو ہے عدالت میں پیش کی جائے۔ سماعت کے دوران جو ہے کاشف پراچا صاحب نے ایک رپورٹ پیش کی جس میں بتایا گیا کہ جو خیبر پختونخوا کے حراستی مراکز ہیں وہاں پر جو قائم کیے گئے ہیں وہاں پر 3 افراد کا جو ہے وہ سراغ لگا دیا گیا ہے، جس پر عدالت نے پھر ان سے سوال کیا کہ جو دیگر حراستی مراکز ہیں ان کی رپورٹ اب تک جو ہے کیوں نہیں پیش کی گئی، وہ دیگر اداروں کی جانب سے رپورٹس جو تھیں وہ کیوں نہیں آئی، کیا وزارت داخلہ جو ہے وہ اتنی کمزور ہو چکی ہے، کیا ان کو کوئی ادارہ جو جواب نہیں دیتا، جس پر کاشف پراچا نے بتایا کہ وزارت داخلہ کمزور نہیں ہے لیکن ان کی کچھ حدود متعین ہے، وہ حدود سے زیادہ جو ہے وہ کام نہیں کر سکتی، جس پر جو ہے وہ ہم خطوط لکھ چکے ہیں لیکن کچھ جو ہے وہ ہمیں مزید انتظار کرنا پڑے گا۔ اس پر عدالت نے اب 21 ستمبر تک جو ہے پیش رفت رپورٹ بھی طلب کی ہے، اور جن شہریوں کی جن کا سراغ لگا لیا گیا ان کے نام بھی باقاعدہ طور پر میں نے کوشش کی حاصل کیے ہیں۔ فرحاد علی، عبدالرؤف اور رحمت علی جو ہے وہ کئی عرصے سے لاپتہ تھے، لیکن اب پتہ چل چکا ہے کہ یہ تینوں جو کراچی سے لاپتہ ہوئے تھے اب خیبر پختونخوا کے حراسی مرکز میں ظاہر ایک پروسیجر ہوگا، اس کے بعد پھر فیملی سے ملاقات بھی کرائی جائے گی، لیکن یہ جو رپورٹ پیش کی گئی ہے یہ فرقان کی گمشدگی کے کیس میں ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے عدالت میں آج رپورٹ باقاعدہ طور پر جمع کرائی ہے۔ اب آئندہ اس سماعت پر عدالت نے یہ بھی کہا کہ جو پولیس کو جو ہے وہ کارکردگی بہتر کرنا ہوگی، لاپتہ جو شہری ہیں ان کو بازیاب کرانا ہوگا تاکہ جو شہری مایوس ہو چکے ہیں اب ان کو جو ہے وہ خاص طور پر یہ چیز سامنے لائی جائے کہ کچھ نہ کچھ کارروائی ہو رہی ہے۔ سماعت کے دوران پھر جس طرح انہوں نے کہا کہ سوال اٹھائے گئے تھے محمد نواز کی جانب سے کہ رینجرز کی وردی میں تھے، تو اس کے بعد پھر حبیب صاحب نے کہا کہ رینجرز کی وردی میں لوگ جو ہے دوسرے اداروں کے لوگ یا دوسرے لوگ بھی اٹھا کر لے جاتے تھے، پولیس کی وردیوں میں بھی تھے، اس طرح کئی شہری جو تھے وہ خود بھی ملک سے باہر چلے گئے، خود لاپتہ ہو گئے، لیکن اس کے بعد پھر کئی چیزیں جو ریکارڈ پر آ چکی ہیں، لیکن عدالت نے کہا کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان کو تلاش بھی کریں، ان کو ڈھونڈیں اور آئندہ سماعت پر جو ہے وہ رپورٹ عدالت میں پیش کریں۔ اس کے بعد پھر آئل اینڈ گیس کمپنیز کا جو ایک کیس تھا اس میں مختلف جو کمپنیاں گیس اور جو ریسرچ کرتی ہیں نکالتی ہیں تو ان کی جانب سے جو آمدنی ہوتی ہے، پیسہ جو مختلف اضلاع میں عدالت نے خرچ کرنے کا حکم دیا تھا لیکن وہ صحیح معنوں میں ان اضلاع میں خرچ نہیں ہو پا رہا تھا، اس کے حوالے سے کیس کی سماعت تھی، تو تقریباً جو صوبے بھر کے 30 سے زائد اضلاع ہیں ان کی جانب سے رپورٹ عدالت میں پیش کی گئی، جس پر عدالت نے تمام اضلاع کی جو رپورٹ تھی ان کے جو فنڈز ہیں اس پر اطمینان کا اظہار کیا، لیکن بعد میں ایک سوال بھی اٹھایا کہ کچھ رقم جو مختلف فلاحی کاموں پر استعمال ہونی ہوتی ہے اور لیکن ان کو ترقیاتی کاموں کے بجائے روڈ کی تعمیرات جو ہے وہ تعمیرات پر پیسے لگا دیے گئے ہیں۔ یہ روڈز کی جو تعمیرات ہے وہ صوبائی حکومت کا کام ہے، نہ کہ ان فنڈ سے جو گیس کی کمپنیوں سے پیسے آتے ہیں وہ ان پیسے وہاں خرچ کیے جائیں۔ عدالت نے اس میں مختلف جو آبزرویشن ہیں وہ بھی دی اپنے عدالتی حکم نامے میں۔ جسٹس کے آغا صاحب کہتے ہیں کہ کمپنیوں کی جانب سے جو رقم جو فراہم کی گئی ہے اس سے پروجیکٹس سے جو ہے وہ عوام کو فائدہ پہنچ رہا ہے، صوبے کے کئی پروجیکٹس جو ہے مکمل کیے گئے ہیں جیسے کہ اسکول، پارکس اور عوام کا پارکس کے اوپر جو ہے بنیادی حق ہے، لائبریری، انٹرنیٹ، اسکالرشپ اور دیگر جو ہے پروجیکٹس کو ترجیح دی جائے، سڑکیں جو ہے وہ بنانا صوبائی حکومت کی ذمہ داری لہذا وہ خود بنائے۔ عدالت نے یہ عدالت کا جو حکم نامہ تھا اس کی کاپی فیڈرل سیکرٹریز منسٹری آف پیٹرولیم اینڈ فائنانس کو بھی ارسال کرنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد چیف سیکرٹری ورکس اینڈ سروس اور دیگر کو جو ہے عدالت نے کہا کہ حکم نامے کی کاپی پیش کی جائے اور آئندہ سماعت پر جو مزید جو اسکیمیں ہیں، جو منصوبے ہیں وہ مکمل ہو جائیں گے تو اس کی بھی تفصیلات عدالت نے پیش کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس میں کہا گیا تھا کہ سندھ حکومت کی جانب سے کہ مختلف آئل اینڈ گیس کمپنیوں کی جانب سے سندھ حکومت کو 15 جولائی تک 13 ارب روپے جو ہے فراہم کیے گئے۔ اب تک تمام اضلاع میں تقریباً 661 اسکیمیں جو ہے وہ اس میں مکمل کی گئی ہیں اور عدالت نے اب کہا ہے کہ 17 جنوری کو 2022 کو مزید جو منصوبے اور اسکیمیں ہیں جو تعمیراتی کام ہو رہے ہیں ان پیسوں سے وہ مکمل کر کے عدالت میں پیش کیے جائے۔ اب ایک اور خاص کیس ہے وہ دائر کیا گیا تھا عدالت میں جس میں کہا گیا تھا کہ
सिंध हाई कोर्ट ने करप्ट अफराद जो कि मुख्तलिफ ओहदों पर तैनात हैं, उनके खिलाफ करप्शन की कार्रवाई भी चल रही है और मुख्तलिफ महकमों में महकमा जाती कार्रवाई भी चल रही है, उसके बावजूद वो अपने ओहदों पर बराजमान हैं। उनकी पोस्टिंग अब तक उनको जो है वो दी गई है, पोस्टिंग से नहीं हटाया गया है। उस पर जो है केस की समाअत हुई और जस्टिस सलाउद्दीन पंवर साहब और जस्टिस अदनानुल करीम मेमन साहब ने इस मामले की समाअत की और उन्होंने जो बासर सम्मेलन के एक जो मुलजिम है रोशन कनासरो और मंजूर कनासरो, उनको ओहदों से ना हटाने पर जो है बरहमी का इजहार किया और रिमार्क्स दिए कि अदालती हुक्म के बावजूद अभी तक ये मुलजमान जो है करप्शन में मुलव्वस हैं और ओहदों से उनको क्यों नहीं हटाया गया। और आइंदा समाअत पर चीफ सेक्रेटरी से वजाहत तलब की है और केस की जो मज़ीद समाअत थी 29 सितंबर तक मुलतवी की गई है। और उसके बाद फिर जो मज़ीद चीज़ है ये उसमें जो खासतौर पर दरख्वास्त गुजार की जानिब से कहना था कि जो ये अफसरान हैं इनको अदालत ने हटाने का हुक्म दिया था, उसके बावजूद इनको हटाया नहीं गया। कई माह गुजर चुके हैं, इनके खिलाफ करप्शन की कुछ के खिलाफ करप्शन की इंक्वायरीज ज़ेर समाअत हैं, नैब इंक्वायरी कर रहा है, कुछ के खिलाफ जो है रेफरेंसेज दायर हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद ये ओहदों पर जो है वो कायम है। अदालत ने खुद भी इसमें दरख्वास्त में जो हुक्मनामा था उसमें कहा था कि ऐसे अफराद जिनके खिलाफ रेफरेंसेज ज़ेर समाअत हैं, क्रिमिनल कार्रवाई चल रही है या उनके खिलाफ महकमा जाती कार्रवाई चल रही है, उनको जो है किसी सूरत पोस्टिंग ना दी जाए। लेकिन सिंध में जो मुख्तलिफ करप्ट अफराद हैं वो महकमा सकाफत और दीगर अहम तरीन ओहदों पर जो है वो बराजमान हैं, ओहदों पर काम कर रहे हैं, लेकिन उनको ओहदों से नहीं हटाया गया है। और जिस पर अदालत ने बरहमी का इजहार किया और उनको अदालत ने कहा कि जो हमने हुक्मनामा जारी किया था उस पर अब तक जो है वो क्यों अमल दरामद नहीं किया गया है, उसकी तफसीली रिपोर्ट वजाहत के साथ पेश की जाए, क्योंकि सूबे भर में तकरीबन कोई 500 से 550 से ज़्यादा ऐसे अफराद और अफसरान हैं जिनके ऊपर करप्शन की कार्रवाई चल रही है। कुछ के ऊपर केसेस जो है वो ज़ेर समाअत हैं, कई ओहदे होल्ड करते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको ओहदों से नहीं हटाया गया। लेकिन सिंध हाई कोर्ट वाज़ेह हुक्म दे चुकी है कि इन अफसरान को ओहदों से हटाया जाए, लेकिन वो जाते हैं करप्शन के केसेस का सामना भी करते हैं, फिर लूट मार भी करते हैं, फिर उन्हीं ओहदों पर वो तैनात भी रहते हैं और मुख्तलिफ तरीक़ों से एंजॉय भी कर रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ जो है कोई ख़ास कार्रवाई नहीं हो रही। लेकिन आज अदालत ने एक बार फिर हुक्मनामा जारी किया है कि इनके खिलाफ ठोस कार्रवाई करके यानी कि जब तक इनके ऊपर जो केसेस की कार्रवाई हो मुकम्मल नहीं हो जाती तब तक इनको पोस्टिंग ना दी जाए, उनको ओहदों पर तैनात ना किया जाए, इनको बड़े कामों की जिम्मेदारी ना सौंपी जाए। फिर किसी और मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।